चलें जी, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, उधर इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हमारे कोर्स का नाम है, ठीक है। तो इसके मतलब सिंपली कोर्स के टाइटल में देयर आर 2 वर्ड्स। एक इन्वेस्टमेंट का वर्ड है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, आप लोग इन्वेस्टमेंट के साथ फेमिलियर हो कि हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज को भी इन्वेस्ट करते हैं एट सम प्लेस टू अर्न रिटर्न, ठीक हो गया। मतलब हमारा जो प्राइमरी मोटिव होता है इन्वेस्टमेंट का, वो यही होता है कि हम ना अपनी अर्निंग में इजाफा करें, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अगर पैसा है तो उस पैसे का हम क्या करना चाहते हैं, उस पैसे को हम डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम उस पैसे को आज कंज्यूम करते हैं तो हम कम चीजें ले सकेंगे, लेकिन अगर उस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते हैं और फ्यूचर में हमें उसका रिटर्न आ जाता है, तो डेफिनेटली हमारी जो कंजम्पशन है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज करंट कमिटमेंट ऑफ मनी और अदर रिसोर्सेज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ रीपिंग फ्यूचर बेनिफिट्स, ठीक हो गया। तो वी कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, इन बॉन्ड्स, इन रियल एस्टेट, इन डेरिवेटिव्स, इन सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल। लाइक आजकल जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। हमारे पास जो है वो गोल्ड है, ठीक है। तो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट वी डू, वी मोस्टली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ठीक है। मतलब पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में हम रियल एस्टेट में काफी ज्यादा सारा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लोग जो है वो गोल्ड में भी कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अमेरिकन जो है वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में काफी ज्यादा सारा इन्वेस्ट जो है वो करते हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा, दूसरा डेफिनेटली अगर हम अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को किसी एक जगह पे पायल कर दें, मतलब मेरे पास पैसे हैं, उन पैसों को मैं क्या करूं, उन पैसों से मैं एक ही स्टॉक खरीद लूं। सपोज मैं उन पैसों से जो है वो OGDCL का स्टॉक खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली OGDCL को नुकसान हो सकता है, और OGDCL को अगर नुकसान हुआ तो मेरे सारे के सारे पैसे क्या होंगे, डूब जाएंगे। तो इट्स एडवाइजेबल कि आप अपने सारे के सारे पैसे अपनी एक जगह पे इन्वेस्ट ना करें। मतलब सिंपली डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट, कि अगर वो बास्केट गिरेगी तो सारे के सारे आपके जो है एग्स जो है वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम अपने पैसे को एक जगह से ज्यादा जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, ठीक हो गया। ताकि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। तो जो कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती है उसको हम पोर्टफोलियो का नाम दे देते हैं, ठीक है। मतलब एक हमारी इन्वेस्टमेंट है, एक हमारा पोर्टफोलियो है। अब डेफिनेटली पोर्टफोलियो में हो सकता है कि मैंने गोल्ड में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हों, कुछ पैसे मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए हों, कुछ पैसे मैंने स्टॉक मार्केट में भी उस तरह से इन्वेस्ट जो है वो किए हों। तो दे आर 3 कंसिडरेशंस बेसिकली व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए पोर्टफोलियो। पहला रिटर्न है, ऑब्वियस सी बात है कि वी वांट टू मैक्सिमाइज आवर रिटर्न, हम चाहेंगे कि हमारा रिटर्न जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। सेकंड इज द लिक्विडिटी, सॉरी सेकंड इज द रिस्क, वी वांट टू मिनिमाइज आवर रिस्क, मतलब हम चाहेंगे कि हमारा रिस्क जो है वो कम से कम हो, मतलब हमें नुकसान होने का खतरा बिल्कुल ना हो। थर्ड थिंग इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी इज एबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। हम ये भी कहेंगे कि जब हमें पैसों की जरूरत हो तो हम इजीली अपनी इन्वेस्टमेंट में से पैसे निकाल सकें, ठीक है। अब इट इज कॉमन परसेप्शन के जो हमारे रियल एस्टेट है, ये कि अगर मैंने प्लॉट में पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं तो दैट इज नॉट दैट लिक्विड, लेकिन अगर मैंने स्टॉक में, गोल्ड में, करेंसी में इन्वेस्ट किया है तो वो ऑप्शन मेरे ज्यादा लिक्विड होते हैं। तो हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो कि हमारे रिटर्न, रिस्क और लिक्विडिटी प्रेफरेंस मैच करता हो, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो एसेट्स की क्लासिफिकेशन है वो 2 किस्म की एसेट की क्लासिफिकेशन है। मैंने उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं सिक्योरिटी की, एसेट की बात करूं तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। सिंपली जब मैंने पैसे किसी कंपनी को दिए तो उस कंपनी ने वो पैसे लेके मुझे कोई ना रसीद, कोई भी सिक्योरिटी दी, ठीक हो गया। उस रसीद को हम सिक्योरिटी बोल देते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से वो जो सिक्योरिटी है उसको जब हम खरीदो फरोख्त उसकी करते हैं तो उसको हम एसेट भी बोल देते हैं, ठीक हो गया। मतलब उसमें स्टॉक भी मेरा एसेट है, बॉन्ड भी मेरा एसेट है, ठीक है, रियल एस्टेट भी मेरा क्या है, एसेट है।
ठीक हो गया। तो जिस भी चीज में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो क्या है, वो मेरा एसेट है। ठीक हो गया पुत्र। अच्छा, जनरली हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है एसेट्स की। एक क्लासिफिकेशन हमारी रियल एसेट्स की होती है। रियल एसेट्स आर द एक्चुअल एसेट्स जिनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है। ठीक है, रियल एसेट्स हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अब रियल एसेट्स की एग्जांपल क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, नॉलेज है। अब दीज आर द रियल एसेट्स के जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब रियल एसेट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में ना कंपनी की पोजेशन में होती है। मतलब जो कंपनी होती है ना, फर्म होती है, वो रियल एसेट्स को पोजेस कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, आप डेफिनेटली अगर एज ए इन्वेस्टर मैं रियल एसेट्स को पोजेस करना चाहूँ तो मेरे लिए रियल एसेट को पोजेस करना बहुत मुश्किल होगा। प्लांट बड़ा महंगा होगा। ठीक है। अच्छा, प्लांट के बाद डेफिनेटली द थिंग इज कि कंपनी की कुछ कैपेबिलिटीज हैं जिनकी बेस पे कंपनी सेल्स करती है। वो कैपेबिलिटीज उस तरह से शॉर्ट टर्म में जो है वो गेन नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो बजाय इसके कि रियल एसेट्स उस तरह से जो है उनमें मैं इन्वेस्ट करूं, आई कैन इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या है? फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली रिप्रेजेंट क्लेम ऑन द रियल एसेट। मतलब सिंपली एक कंपनी है, उस कंपनी के सपोज मैंने क्या किया, मैंने 100 हिस्से कर लिए और एक हिस्से को मैंने बोल दिया कि ये एक शेयर है, ठीक है, या एक स्टॉक है। तो अगर मैं वो स्टॉक खरीद लूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कंपनी के रियल एसेट्स हैं उनके सपोज मैं 10% स्टॉक खरीद लेता हूँ किसी कंपनी का, तो कंपनी के जो रियल एसेट होंगे उनके 10% का मैं क्या होऊंगा, मैं मालिक होऊंगा या मैं हिस्सेदार होऊंगा। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हाट इन्वेस्टर्स डू, इन्वेस्टर्स बेसिकली इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर ने सपोज शेयर खरीदे, कंपनी ने शेयर फ्लोट किए, इन्वेस्टर ने वो शेयर खरीद लिए। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इन्वेस्टर को फाइनेंशियल एसेट दे दिए। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर ने उस पैसे का कुछ, सॉरी कंपनी जो है, कंपनी ने उस पैसे का कुछ करना है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उस पैसों के रियल एसेट्स ले लिए। अब वो रियल एसेट्स क्या हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी जितनी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है उसी हिसाब से फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यूएशन हो रही है। तो अगर मेरे पास प्लांट है, वो ज्यादा ज्यादा प्रोड्यूस करता है और मैं ज्यादा कमाता हूँ, तो मेरे फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो क्या, तो फाइनेंशियल एसेट्स बेसिकली रिप्रेजेंट क्लेम ऑन द रियल एसेट्स। ठीक है, मतलब बेसिकली इनकम इज जनरेटेड बाय रियल एसेट्स और उसका जो क्लेम है वो फाइनेंशियल एसेट्स के पास उस तरह से जो है वो जाता है। तो फाइनेंशियल एसेट्स की अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती। तो फाइनेंशियल एसेट्स की एग्जांपल में स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, सारे के सारे हमारे फाइनेंशियल एसेट्स उस तरह से जो है वो कहलाएंगे। तो व्हाट इन्वेस्टर्स डू, इन्वेस्टर बेसिकली बाय फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उस पैसे को फिर इस्तेमाल करती है टू इन्वेस्ट इन रियल एसेट्स। तो रियल एसेट्स कंपनी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। और फाइनेंशियल एसेट्स जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एलोकेशन ऑफ इनकम और वेल्थ अमंग इन्वेस्टर्स। ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे मामला इस तरह से चलते हैं। अच्छा, अब अगर तो हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स ना होते ना, तो इन्वेस्टर को फिर क्या करना पड़ता, डायरेक्टली रियल एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ता। अब रियल एसेट्स बाय नेचर डिविजिबल नहीं होते। प्लांट पूरा का पूरा लेना है, ठीक है, आपने प्लॉट पूरे का पूरा लेना है, ठीक है, आपने जो है वो अगेन कोई अगर बिल्डिंग लेनी है तो पूरे की पूरी लेनी है। तो डेफिनेटली हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी लिमिटेड हो जाती है, लिमिटेड टू द पीपल जिन्होंने क्या, जो लिमिटेड टू द पीपल जिनके पास काफी ज्यादा सारे पैसे। अच्छा, अब ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट कम होती, प्रोडक्शन कम होती, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम होती और हम एज ए इकोनॉमी ग्रो ना कर रहे होते। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने ना फाइनेंशियल एसेट्स मुतारफ करा दिया। फाइनेंशियल एसेट्स क्या है, तो सिंपली मेरे पास अगर सपोज 50,000 रुपए हैं तो मैं किसी भी स्टॉक मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आपको 50,000 का अकाउंट खुलवाना होता है। ठीक है। अच्छा, तो 50,000 से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आई डोंट नीड मोर मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक हो गया। तो ये जो कोर्स पुत्र हमारा है, दिस कोर्स विल फोकस ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब हम जो है वो रियल एसेट्स को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हमें बस ये आइडिया होना चाहिए कि जो रियल एसेट्स है ये और फाइनेंशियल एसेट्स आपस में टाइड है। मतलब जो वैल्यूएशन है, ठीक है,
वैल्यूएशन आपकी जो है वो अल्टीमेटली क्या है, वो होती है रियल एसेट्स की बेस पे, कि रियल एसेट्स अगर ज्यादा कमा रहे होंगे तो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो उनकी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर रियल एसेट्स कम कमा रहे होंगे तो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम होगी। ठीक हो गया पुत्र? तो यहाँ तक अगर किसी का कोई इशू है या आप लोग कोई चीज डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग पुत्र कर। हाँ जी पुत्र जी, कोई मसला, कोई चीज समझ ना आई हो? चलें जी, दैट्स गुड, क्लियर हो गया। अच्छा ब्रदर, नेक्स्ट थोड़ा सा हम ना डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स किस किस तरह की होती हैं। वैसे तो फाइनेंशियल एसेट्स की ना काफी ज्यादा सारी कैटेगराइजेशन उस तरह से की जा सकती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग वी हैव थ्री कैटेगरीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक हो गया? पहली हमारी जो कैटेगरी है उसको हम फिक्स इनकम या डेट सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, फिक्स इनकम या डेट सिक्योरिटीज। अब सिंपली हमने एज ए इन्वेस्टर किसी कंपनी को क्या किया है, किसी कंपनी को हमने पैसे दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब वो कंपनी को जब हमने पैसे दे दिए हैं तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी उसके अगेंस्ट हमें फिक्स रिटर्न दे रही है। ठीक है, मतलब हमने कर्जा दिया हुआ सिंपली कंपनी को, तो कंपनी ने जो उसके अगेंस्ट हमें दिया हुआ है उसको हम डेट सिक्योरिटी बोलेंगे या फिक्स इनकम सिक्योरिटी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम होती है वो मोस्टली फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स प्रॉमिस आइदर ए फिक्स स्ट्रीम ऑफ इनकम और ए स्ट्रीम ऑफ इनकम डिटरमाइंड बाय ए स्पेसिफाइड फार्मूला। ठीक है, अच्छा दो चीजें हो सकती है मतलब, तो दो चीजें हमारे पास जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा डेट जो है ना, वी नो कि डेट हमें क्या करता है, टैक्स ऑन डेट हमें फिक्स रिटर्न देता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा डेट होता है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो क्या होता है, डेट जो है उसके साथ ना एक इंटरेस्ट रेट टाइड होता है। ठीक है, तो डेट हमें जो रिटर्न दे रहा होता है फिक्स रिटर्न, डेट इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट ना दो किस्म के होते हैं, आइदर इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हो सकता है। फ्लोटिंग, अगर ये फिक्स है ना, तो सपोज हमने 20 साल का भी कर्जा लिया है तो इट विल रिमेन फिक्स। सपोज हम कहते हैं कि जी 10% है, तो इट विल बी फिक्स्ड एट 10%। इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए नीचे जाए जो मर्जी हो, हमारा जो इंटरेस्ट है वो 10% हमें क्या होगा, मिलता रहेगा। सेकेंड इज फ्लोटिंग। अब फ्लोटिंग जो है ये इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता, ये ना फार्मूला फिक्स होता है। लाइक सपोज हम कहते हैं कि फार्मूला हमें मिल जाता है काइबर प्लस 3%। ठीक है, अच्छा अब काइबर प्लस 3%, काइबर प्रेजेंट्स कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। ठीक हो गया, मतलब ये वो रेट है जिसपे बैंक आपस में ट्रेड करते हैं। हमारी इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट डिटरमिन होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा ना स्टेट बैंक जो है ना वो बताता है कि जी पॉलिसी रेट इतना होगा। ठीक हो गया, वो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, स्टेट बैंक पॉलिसी रेट बताएगा। अच्छा अब फिर क्या करते हैं, बैंक आपस में मिलके ना इस पॉलिसी रेट की बेस पे काइबर डिजाइन करते हैं। तो ये काइबर पॉलिसी रेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो आजकल अगर आप ये देखना चाहो कि इंटरेस्ट रेट कितना है, तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, आप जो है स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाके वहां से जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो देख सकते हो। ये जी पॉलिसी रेट आ रहा है, देखिए राइट साइड पे, SBP पॉलिसी रेट इज 7%। तो आजकल स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट कितना है, 7% है। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद अगेन हमारा जो काइबर होता है वो भी यहाँ पे जिस तरह से चेंज हो रहा है। काइबर ये 3 मंथ का 7.23% है, 6 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है। ठीक है, तो काइबर जो है अगर टाइम पीरियड कम होगा तो काइबर भी थोड़ा कम होगा, वरना काइबर थोड़ा ज्यादा होगा। सपोज हम कहते हैं कि जी हम ना 8% हमें काइबर का रेट मिला। ठीक है, सपोज जो काइबर है हमें जो रेट मिला है दैट इज 8%। तो अगर फ्लोटिंग रेट का हम करना चाहें तो वो कितना बनेगा, वो 8 + 3%।
वुड बी इक्वल टू 11%। ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट ये होता है। अब जैसे ही स्टेट बैंक पॉलिसी रेट चेंज करेगा वैसे ही क्या होगा, काइबर चेंज होगा, और जैसे ही काइबर चेंज होगा हमारा रेट चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो बेस फार्मूला है, ये बेस फार्मूला जो है ये सेम ही रहेगा। ठीक है, तो फिक्स इनकम सिक्योरिटी में या तो इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है या किसी फिक्स फार्मूले की बेस पे चल रहा होता है। ठीक हो गया, मतलब काइबर प्लस 3% है तो वी नो कि काइबर अगर इंक्रीज करेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, काइबर अगर कम करे होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। ठीक हो गया, तो जनरली जो फिक्स इनकम या डेट सिक्योरिटी है, इसका जो इनकम स्ट्रीम है दैट इज फिक्स्ड, आइदर फिक्स्ड, ठीक है, और डिटरमिन बाय ए स्पेसिफाइड फार्मूला, जिसमें मोस्टली जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो काइबर प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल जो है वो होता है। तो डेट सिक्योरिटीज में दो किस्म की मार्केट्स में डेट सिक्योरिटीज ऑपरेट करती हैं। पहला जो है वो मनी मार्केट है। मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म लिक्विड मार्केट, जहां पे हम लो रिस्क सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं। ठीक हो गया, मतलब ये ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो कि विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब कंपनी के पर्सपेक्टिव से कंपनी समटाइम कमर्शियल पेपर इशू करती है, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर पर कमर्शियल पेपर खरीद सकता है, इन्वेस्टर जो है वो ट्रेजरी बिल खरीद सकता है। ठीक है, इन्वेस्टर जो है जो दूसरी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं उनमें भी इन्वेस्ट उस तरह से जो है वो कर सकता है। ठीक है, सेकंड इज द कैपिटल मार्केट्स। ठीक हो गया, अच्छा, कैपिटल मार्केट्स बेसिकली आर लॉन्ग टर्म मार्केट्स, जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज उस तरह से ट्रेड होती हैं जिनकी मेच्योरिटी मोर देन 1 ईयर जो है वो होती है। ठीक हो गया, तो इनका रिस्क ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल सपोज हम कहते हैं कि एक जो है वो बॉन्ड है, उसके साथ ना लैंड अटैच है कि अगर कंपनी पैसे नहीं देगी तो बॉन्ड होल्डर लैंड को पे कब्जा कर सकता है, लैंड को बेच के अपने पैसे पूरे कर सकता है। ठीक है, उसका डेफिनेटली रिस्क थोड़ा कम होगा। ठीक है, एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड है जिसके साथ किसी भी किस्म की सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, वो डेफिनेटली उसका रिस्क थोड़ा ज्यादा हो। तो पहली क्लासिफिकेशन इज फिक्स इनकम और डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, इसमें किसी को कोई अगर मसला है तो पूछ लो मुझसे। हाँ जी, इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो आप लोग जो है वो पूछ लो। चलें जी, दैट्स गुड। अच्छा, दूसरा हमारे पास इक्विटी एसेट है। इक्विटी अगेन हम इसे स्टॉक भी बोलते हैं। इट सिंपली रिप्रेजेंट्स ओनरशिप स्टेक इन द फर्म। अब ओनरशिप स्टेक आपने क्या किया, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया, स्टॉक में इन्वेस्ट करके आपने क्या किया, आपने ना किसी कंपनी के 1% स्टॉक खरीद लिए, तो आप उस कंपनी के 1% हिस्से के मालिक हैं। ठीक है, अब वो कंपनी फिर जो कुछ कमाएगी वो आपको जो है वो 1% हिस्सा उस तरह से देगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो किस्म के क्लेम होते हैं। मतलब सिंपली वही से कि जो इक्विटी है ना, इक्विटी या स्टॉक, ठीक है, ये इन्वेस्टर को ना दो राइट्स देता है, 2 राइट्स। पहला राइट जो है दैट इज कैश फ्लो राइट। मतलब सिंपली अगर आप इन्वेस्टर है ना कंपनी के, कंपनी जो कुछ कमाएगी उसमें आपका हिस्सा होगा, और कंपनी जितना कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूट करेगी आपको भी आपकी इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन के हिसाब से वो मिलेगा। पर सिंपली कैश फ्लो राइट जो है ये डिविडेंड्स को रिप्रेजेंट करता है। यूं नहीं होगा कि किसी को ज्यादा डिविडेंड मिल गया, किसी को कम डिविडेंड मिल गया। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको अपने हिस्से का डिविडेंड जो है वो मिलेगा। दूसरा पत्र जो होता है वो यहाँ पे ना वोटिंग राइट होता है। तो दो राइट्स मिले, आपने क्या किया, आपने अगर इक्विटी में या स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो आपको दो राइट्स मिले। एक कैश फ्लो राइट है कि मतलब कंपनी जो कुछ अर्न करके डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसमें आपका भी प्रोपोर्शनेट हिस्सा जो है वो आपको मिलेगा। दूसरा वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट सिंपली ये कहते हैं कि आप कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में वोट कर सकते हैं और अपनी मर्जी का जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज कर सकते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके बिहाफ पे कंपनी को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया, तो इक्विटी के साथ आपको ये दो राइट्स मिलते हैं, लेकिन इक्विटी होल्डर के पर्सपेक्टिव से इक्विटी इज मोर रिस्की। यहाँ पे कैश फ्लो आपका, डिविडेंड्स आपके फिक्स नहीं होते। आपको अगर ज्यादा कंपनी ने कमा लिया तो कंपनी आपको ज्यादा पैसे दे देगी, अगर कंपनी ने कम कमाया तो कंपनी आपको कम पैसे देगी, अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब सकती है। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है
वहां पे इनकम फिक्स है, वहां डूबने के चांसेस कम है, ठीक है। और जो आपकी अगेन ये इक्विटी है या स्टॉक है, यहाँ डूबने के चांसेस काफी ज्यादा सारे जो है वो हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट है दैट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बेसिकली अगेन इटसेल्फ इनकी वैल्यू कुछ नहीं होती, ठीक है। डेरिवेटिव्स बेसिकली ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल और लाइक रियल एसेट्स, ठीक है। तो इनका जो पे ऑफ या वैल्यू है दैट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस ऑफ अदर सिक्योरिटीज एसेट्स, दीज आर यूज्ड टू हेज द रिस्क, ठीक है। हम सपोज हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, अब डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम अदर एसेट्स। अब सपोज हम ना एक करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में कर लेते हैं बात। सपोज हम कहते हैं कि हमारा जो पीकेआर टू यूएस डॉलर का रेट आज का चल रहा है ना, वो 165 है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ना जरूरत है पैसों की, डॉलर की, और आपको डॉलर चाहिए आफ्टर लाइक 6 मंथ्स, ठीक है। मतलब यू नीड डॉलर आफ्टर 6 मंथ्स, और आपको ये लगता है कि डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, मतलब डॉलर की वैल्यू ना पता नहीं कहाँ पे चली जाए, हो सकता है डॉलर की वैल्यू 180 पे चली जाए, हो सकता है 200 पे चली जाए, तो यू आर अनसर्टन, ठीक है। तो जो व्हेन यू आर अनसर्टन अबाउट फ्यूचर वैल्यू ऑफ डॉलर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये रिस्की सिचुएशन है, आपका नुकसान हो सकता है काफी ज्यादा सारा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी डेरिवेटिव डीलर के पास जाएं और उसे कहें कि भाई आई वांट फॉरवर्ड, ठीक है, मेरे साथ ना फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लो। अब फॉरवर्ड एग्रीमेंट क्या होता है? फॉरवर्ड एग्रीमेंट इज फॉरवर्ड बेसिकली इज ए टाइप ऑफ डेरिवेटिव जिसमें आप ना फ्यूचर का कोई रेट आज ही मुक लेते हैं। मतलब सिंपली आप उसे कहते हैं कि भाई आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, मुझे डॉलर चाहिए, कितने, मुझे $100 चाहिए सपोज, ठीक है, तो मुझे रेट दो। तो आपका ना रेट तय हो जाता है कि आपको $100 मिलेंगे किस रेट पे, यूएस पीकेआर डॉलर 170 पे मिलेंगे, ठीक है। मतलब 6 महीने के बाद मतलब रेट जो मर्जी हो, ठीक है, उस टाइम मार्केट में 200 का रेट हो, उस टाइम मार्केट में 400 का रेट हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या है, आपने उसका एग्रीमेंट कर लिया कि 6 महीने के बाद ना मुझे डॉलर चाहिए, तो आपका उसके साथ एग्रीमेंट होगा कि आपको मैं $100 दूंगा 6 महीने के बाद 170 पे, ठीक है। अच्छा, अब हुआ इस तरह से कि 3 मंथ के बाद ना सपोज आफ्टर 3 मंथ्स जो पीकेआर टू यूएस डॉलर रेट है ना, ये 175 पे चला गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ना एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव आपको कहता है कि जी आप ना 170 में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसकी जो वैल्यू होगी ना दैट वुड बी 175 माइनस 170 इज इक्वल टू 5। देखो अगेन कितना, 75 का, आपको कितने का मिलना है, आपको मिलना है 170 का। तो और ये क्यों मिलना है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू वो जो आपको फायदा हो रहा है उतनी है, तो 5 रुपए क्या होगी, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होगी। तो बेसिकली है क्या, यहाँ पे देखो जो डेरिवेटिव है ये अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है फ्रॉम डॉलर रेट, फ्रॉम डॉलर रेट फ्लक्चुएशन। तो डेरिवेटिव किसी भी चीज पे हो सकते हैं, डेरिवेटिव आपके इंटरेस्ट रेट्स पे हो सकते हैं, डेरिवेटिव आपके स्टॉक्स पे हो सकते हैं, बॉन्ड्स पे हो सकते हैं, डेरिवेटिव आपके गोल्ड पे, रियल एस्टेट पे हो सकते हैं, डेरिवेटिव आपके जो है वो गंदम पे, वीट पे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज के डेरिवेटिव इज एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी सिक्योरिटी दैट ड्राइव्स इट वैल्यू फ्रॉम अदर एसेट, ठीक है। वो एसेट कोई भी हो सकता है, वो एसेट फाइनेंशियल एसेट हो सकता है, वो एसेट जो है वो रियल एसेट हो सकता है, वो कोई कमोडिटी हो सकती है, जिस तरह से गंदम है, ठीक है, गंदम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ पुत्र। सर ये जो एग्रीमेंट होता है
उसकी बेस पे वो कहीं से भी डॉलर की वैल्यू ले सकेगा या जिससे एग्रीमेंट किया उसी से लेंगे? तो जिससे एग्रीमेंट होगा उसी से लेंगे ना। और इसके ना डीलर्स होते हैं मार्केट में, मतलब जिस तरह ठीक है। से नहीं है कि आप रियल एस्टेट का अगर आपने प्लॉट लेना है तो आप प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हो ना, इस तरह से आपने डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या करोगे, आप डेरिवेटिव के डीलर के पास जाओगे। या इनकी भी ओके सर। मार्केट्स होती हैं, ठीक है, मतलब इनकी जिस तरह से स्टॉक मार्केट है, पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, ठीक है, तो इनकी भी अलग से मार्केट्स होती है जहाँ पे फिर क्या है, जहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव ही ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। ओके सर, थैंक तो यू। ये बेसिकली रिस्क को हेज करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। रिस्क को हेज करने से मुराद ये है कि आपको लगता है कि डॉलर ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर ना चला जाए, तो आप आज ही कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करते हैं, अपने जो रेट है उसको पहले से डिटरमिन कर लेते हैं। तो 4 किस्म के हमारे पास होते हैं। सर अगर रेट कम हो जाए उतना आपको नुकसान हो जाएगा। अगर रेट कम हो जाएगा तो देखो 2 पार्टीज है ना इसमें, एक मैं हूं, मैं गया हूं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं नहीं देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट फिर वैल्यू दूसरे बंदे के पार्ट पे चली जाएगी ना। तो देखो 2 बंदे हैं, एक बंदा है डीलर, ठीक है, एक बंदा है इन्वेस्टर, ठीक है। अच्छा, अगर डॉलर अप जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये इन्वेस्टर को फायदा है, ठीक है। अगर डॉलर डाउन जाता है तो ये किसका बेनिफिट है, डीलर का बेनिफिट है, डीलर का। ठीक है। अच्छा, अब अगेन द थिंग इज कि इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू या इन्वेस्टर के लिए है या डीलर के लिए है, ठीक है। अब वो डीलर के लिए अगर सपोज ये वैल्यू इसकी 170 से नीचे चली जाती है, तो 170 से नीचे चली जाएगी, तो मैंने तो जी 170 देने हैं एज ए इन्वेस्टर, या मैं हेज कर रहा था, मैंने 170 देना है। अब डीलर अगर डॉलर मार्केट में बेचेगा तो उसके सपोज 165 के बिकेंगे, लेकिन मुझे बेचेगा तो 170 के बेचेगा वो। और मुझे क्यों बेच सकता है वो 170 के, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से बेच सकता है 170 के, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली डीलर को फायदा हो रहा होगा। तो 2 पार्टीज है, जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें किसी न किसी एक पार्टी को फायदा नुकसान जो है वो हो रहा होता है, ता वक्त या कि वो एग्जैक्ट 170 170 का 170 पे ना ट्रेड हो रहा हो ना मार्केट में, फिर किसी को कोई फायदा नुकसान उस तरह से नहीं है, फिर इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो अगेन हमारे पास 4 किस्म की होती हैं जी डेरिवेटिव। पहला फॉरवर्ड का मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया कि आप किसी डीलर के पास जाते हो, उसे कहते हो कि जी इतने पैसे इतने अरसे के बाद मुझे चाहिए, ठीक है, या ये एसेट इसकी इतनी मेच्योरिटी मेरे साथ डिसाइड कर लो। तो फॉरवर्ड बेसिकली कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब आप अपनी मर्जी से कमोडिटी डिसाइड करते हैं या एसेट डिसाइड करते हैं, आप अपनी मर्जी से उसकी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, आप अपनी मर्जी से उसकी जो है वो मेच्योरिटी डेट डिसाइड करते हैं। फ्यूचर जो है ना, ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ये कस्टमाइज नहीं हो सकता। मतलब फ्यूचर बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, ये डीलर इसमें ट्रेड नहीं करते। ये जैसा स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है। तो इसकी मेच्योरिटी भी फिक्स होती है, मतलब अगेन आप देख सकते हो किसी भी स्टॉक, किसी भी डेरिवेटिव मार्केट में जाके ना, वहां पे जो डेरिवेटिव ट्रेड हो रहा है, जिस तरह से बड़े बड़े स्टॉक की वैल्यू चल रही होती है, इसी तरह से क्या है, इसी तरह से डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी उस तरह से जो है चल रही होती है। लाइक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप जाओ, ठीक है जी, ये जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है की वेबसाइट है। तो आप अगर यहाँ पे जाके इधर फ्यूचर्स होते थे आई गेस, मेरे फ्यूचर्स यहाँ पे फिलहाल उस तरह से नहीं आ रहे, आपको जो है वो जाके उस तरह से देखना पड़ेगा। चले, स्टॉक मार्केट जो हमारी एक्चुअल में डेरिवेटिव मार्केट है ना, दैट इज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेरिवेटिव मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो उस तरह से होती है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप ना यू कैन सी वेरियस ऑप्शंस। ये देखें यहाँ पे ना आपको मिल रहा है जी सोयाबीन का फ्यूचर, ठीक है, कॉर्न फ्यूचर, सोयाबीन फ्यूचर, ठीक है, क्रूड ऑयल फ्यूचर, ठीक है, ब्रेंट ऑयल फ्यूचर। तो अगेन ये कैनेडियन डॉलर, नीचे करेंसी के फ्यूचर है, फॉरेन एक्सचेंज के अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, यूरो डॉलर, ठीक है।
यूरो का फ्यूचर। तो अगेन द थिंग इज कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड है फ्यूचर। अगेन इसमें डीलर नहीं है, इसमें दरमियान में मार्केट है, ठीक है। तो मार्केट में ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है, इसकी अपनी उस तरह से वैल्यू है, ठीक है। फ्यूचर के बाद अगेन इक्विटी भी यहाँ पे उस तरह से मिल रही है, इक्विटी मतलब स्टॉक। तो मोस्टली यहाँ पे आपको जो है वो इक्विटी में स्टैंडर्ड पूर 500 मिल रहा है, ठीक है, रुसल 2000 इंडेक्स मिल रहा है, ठीक है। मेटल है, गोल्ड के फ्यूचर अलग से हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटियम, प्लाटिनियम, कॉपर, माइक्रो गोल्ड। मतलब अगेन द थिंग इज कि आप जो है जो फ्यूचर और ऑप्शंस हैं ये मोस्टली एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। एक्सचेंज ट्रेड से मुराद ये है कि इनकी क्वांटिटी भी फिक्स होती है कि आपने अगर डॉलर में लेना है ना फ्यूचर, तो अगर वो $100 है तो $100 के मल्टीपल्स आपको खरीदने पड़ेंगे। आप $125 नहीं खरीद सकते फ्यूचर्स में, फॉरवर्ड में आप कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी भी फिक्स होती है कि जी हर साल जो है ये मैच्योर होगा और इन फरवरी सपोज, ठीक हो गया। अच्छा, ऑप्शंस और तो फॉरवर्ड और फ्यूचर ऑलमोस्ट सेम है, सवाए इसके कि फॉरवर्ड आप डीलर के साथ आपस में बैठ के तय करते हो उसकी टर्म एंड कंडीशन, फ्यूचर मार्केट ट्रेडेड होता है और फ्यूचर की टर्म एंड कंडीशन जो है मार्केट तय करती है और वो सब के लिए सेम होती है, ठीक है। ऑप्शन में ना आपके पास ऑप्शन होता है, मतलब फ्यूचर और फॉरवर्ड में आपके पास ऑब्लिगेशन होती है। मतलब यहाँ पे हमने ना डिस्कस किया कि डीलर और इन्वेस्टर बोथ हैड ऑब्लिगेशन, दोनों के पास क्या है, दोनों के पास ऑब्लिगेशन है। मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना, अब मैच्योरिटी पे मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, चाहे इन्वेस्टर को फायदा हो रहा हो चाहे डीलर को फायदा हो रहा हो, कोई पार्टी भी बैक ऑफ नहीं कर सकती, बोथ हैव ऑब्लिगेशन टू ऑनर दिस कमिटमेंट। अच्छा, ऑप्शन में ना, ऑप्शन में हम कहते हैं कि एक पार्टी के पास ना, वन पार्टी हैज ऑब्लिगेशन एंड सेकेंड पार्टी हैज ऑप्शन। अब सिंपली हम कहते हैं कि मैं जो है ना इन्वेस्टर हूं, ठीक है, मैं इन्वेस्टर हूं एंड आई हैव द ऑप्शन, और जो डीलर है ना, डीलर हैज ऑब्लिगेशन, ठीक है। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो हुआ कि जी हम ना 170 का ना PKR ओवर US डॉलर 170 का मिलेगा आफ्टर 6 मंथ्स, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अच्छा, अब जब मैच्योरिटी आई ना, जब टाइम आया, ठीक है, तो डॉलर वाज, ठीक है, तो रेट जो चल रहा था ना PKR टू डॉलर का रेट चल रहा था 180। अब देखो, अब इन्वेस्टर को फायदा है, ठीक है, तो इन्वेस्टर के पास ऑप्शन भी है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर विल एक्सरसाइज ऑप्शन, ठीक है। भाई इन्वेस्टर को फायदा है तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर कहेगा कि भाई मुझे डॉलर जो है वो दो, ठीक हो गया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड सपोज हम कहते हैं कि एट मैच्योरिटी, ठीक है, जो रेट है PKR और डॉलर का दैट इज 160। अब क्या है, अब ये इन्वेस्टर को नुकसान है, ठीक है, तो इन्वेस्टर विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि उसे नुकसान है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में एक पार्टी जो है ना, एक पार्टी के पास क्या है, एक पार्टी के पास यहाँ पे ऑप्शन है, मतलब उसकी मर्जी है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करे या ट्रेड को एग्जीक्यूट ना करे, और दूसरे की ऑब्लिगेशन है। मतलब अगर अगेन इन्वेस्टर जो है वो चाहेगा तो डीलर को उसे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टर कहता है कि भाई मैं ये ट्रेड नहीं करना चाहता, तो वो जो है मामला खत्म हो जाएगा। तो इन्वेस्टर इस ऑप्शन को खरीदने के लिए ना ऑप्शन प्रीमियम पे करता है। तो इन्वेस्टर ना इसे सपोज $5 पे करेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन प्रीमियम पे करेगा इन्वेस्टर। जब इन्वेस्टर ऑप्शन प्रीमियम पे करेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टर को ऑप्शन मिल जाएगा कि उसकी फिर मर्जी होगी, अगर उसको फायदा ना होता नजर आ रहा हुआ तो वो इसे एग्जीक्यूट करेगा, अगर उसे फायदा नहीं नुकसान होता नजर आ रहा होगा तो उसको एग्जीक्यूट
नहीं करेगा। तो ये क्या है, ये हमारा ऑप्शंस उस तरह से जो है वो कहलाता है। इसी तरह से फोर्थ इज स्वाप। स्वाप बेसिकली सीरीज ऑफ फॉरवर्ड एग्रीमेंट होता है। मतलब स्वाप में, मतलब फॉरवर्ड एग्रीमेंट में ये है कि हमने बस एक ही ट्रेड की। स्वाप में हम क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा ट्रेड्स उस तरह से जो है वो करते हैं, मतलब 6 महीने बाद, फिर 8 महीने बाद, फिर 15 महीने बाद। तो स्वाप में हम वो कर रहे होते हैं। तो इसमें फ्यूचर और ऑप्शंस हमारे मोस्टली एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, ठीक है। और फॉरवर्ड और स्वाप्स हमारे जो है ये हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होते, ये हम डीलर्स के साथ उस तरह से जो है वो डीलर के साथ मिलकर जो है मामला उस तरह से चलाते हैं। अच्छा, तो यू नीड टू कीप इट माइंड वन रूल, ठीक है, दैट इज कि आपके जो पे ऑफ्स हैं या सक्सेस है आपकी फाइनेंशियल एसेट की, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द रियल एसेट। हमेशा से, ठीक है, हमारी अगर रियल एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी ना, तो हमारे एसेट्स की, फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर हमारी रियल एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। ठीक हो गया? यहां तक कोई इश्यू अगर है तो आप पूछ लो मुझसे। हाँ जी पुत्र जी, कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा पुत्र, निगोशिएबल से आपकी मुराद अगर ये है कि आप इसे बेच सकते हो या नहीं बेच सकते, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं ये मोस्ट लिक्विड एसेट होते हैं। मतलब आप इक्विटी को किसी भी टाइम पे जाके मार्केट में बेच सकते हो, आप डेरिवेटिव को भी किसी भी टाइम पे सेटल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से मामला जो है वो चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास बॉन्ड मार्केट है तो आप डेट को भी उस तरह से बेच सकते हो। तो निगोशिएबल इन दैट सेंस नहीं है वो जो आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हो ना, कि जी जो होल्डर है वो इसका लाइक ओनर है। इसमें लिक्विड होते हैं। लिक्विड से मुराद ये है कि आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली इसको किसी भी टाइम जाके उस तरह से मार्केट में बेच के पैसे ले सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के नाम पे फौरन, ठीक है। लेकिन इसमें क्योंकि एक्सचेंज होती है, स्टॉक एक्सचेंज होती है बैक एंड पे, तो आपको ना रजिस्टर करना पड़ता है प्रॉपर। मतलब उस तरह से होल्डर कांट भी ओनर। और अब ना मामला सारे के सारे डिजिटल है। मतलब पाकिस्तान में सीडीसी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जो कि सारा रिकॉर्ड रखती है। तो ये उसी तरह से है जिस तरह से प्लाट नहीं होता कि आप प्लाट आपका है तो प्लाट आपने किसी के नाम करना है, तो एसेट भी इसी तरह से है। मोस्टली एसेट फिर आपके नाम पे होते हैं और वो फिर जब आपने किसी को देने होते हैं तो आप उसके नाम पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक हो गया पुत्र? पारवली का मौजे चलन दिए मैंने, इसका आंसर मैंने जो है वो कर दिया था जी। चलें जी। अच्छा पुत्र, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है ना किसी भी एसेट का, ठीक है, वो कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है। मतलब हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कैसे डिटरमिन होता है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अच्छा तो पहले तो चीज ये है कि दो पर्सपेक्टिव है। एक ना इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव है। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ना हम रेट ऑफ रिटर्न को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट, ठीक है। मैं एक इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको रिक्वायर्ड रेट बोलते हैं। एक ना फर्म या कंपनी का पर्सपेक्टिव है, उनके लिए क्या होती है, उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर हम पर्सपेक्टिव्स को निकाल दें तो रिक्वायर्ड रेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फर्म, ठीक हो गया। तो एक तो ये चीज आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है, कंपनी की वो कॉस्ट होती है, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट होता है। अच्छा, तो इन्वेस्टर फिर तब इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट, ये कब इन्वेस्ट करेगा, ये कब आपको पैसे देगा, व्हेन एक्चुअल रेट, या इसको हम एक्सपेक्टेड रेट बोल देते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू और ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट। अब सिंपली मैं इन्वेस्टर हूं, मैं चाहता हूं कि 10% ना मुझे मिले, मेरा रिक्वायर्ड रेट 10% है एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी का। तो अगर वो सिक्योरिटी मुझे 10% दे देगी ना,
एक्चुअल या एक्सपेक्टेड रेट जो है, एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% दे देगी ना मुझे, तो मैं क्या करूंगा, आई विल इन्वेस्ट। ठीक है, ये 12% भी होगा तो आई विल इन्वेस्ट, बल्कि मैं बड़ी खुशी से इन्वेस्ट करूंगा कि मैं 10% चाह रहा था, मुझे 12% मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अगर ये 8% दे रही है तो क्या होगा, आई विल नॉट इन्वेस्ट। ठीक हो गया। तो इट इज सिंपल सिनेरियो कि आप मार्केट में गए, आपने देखा जी पीए का स्टॉक है, पीए के स्टॉक से आपको चाहिए 20% रिटर्न, पीए का स्टॉक आपको दे रहा है 18% रिटर्न, तो आप जो है वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप मार्केट में गए, आपको जो है वो ओजीडीसीएल का स्टॉक आपने देखा, ओजीडीसीएल का स्टॉक आपको जो है वो आपको उससे चाहिए 10%। ठीक है, अच्छा 10% आपको चाहिए तो आपको जो है वो 12% दे रहा है, तो आप बड़ी खुशी से उसमें इन्वेस्ट कर लें। ठीक हो गया। अच्छा अब ये रिक्वायर्ड रेट आता कहां से है, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट आता कहां से है। अब ये डेफिनेटली मैं इन्वेस्टर हूं, तो मैंने रिक्वायर्ड रेट यूं तो ना कि मैं बस रात को सोया, सुबह उठा, मैंने अकड़ बकड़ बम्बे किया और उसके बाद एक रिक्वायर्ड रेट निकाल लिया, इस तरह से नहीं होता। तो डेफिनेटली इन्वेस्टर किसी बेसिस पे रिस्क को रिक्वायर कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा तो रिक्वायर्ड रेट के ना जनरली दो कंपोनेंट है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट को मैं आरआर लिख रहा हूं। रिक्वायर्ड रेट बेसिकली इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। ठीक हो गया। अच्छा अब इस कॉन्टेक्स्ट में ना आप में से कुछ लोगों ने कैपएम पढ़ा होगा। ठीक है, कैपएम में जो रेट है दैट इज इक्वल टू आरएफ, ठीक है, प्लस बीटा, ठीक है, उसके बाद आरएम माइनस आरएफ। ठीक हो गया। अच्छा अब ये जो कैपएम है ना, ये यही वाला फार्मूला, इसको देखो, इसकी भी दो कंपोनेंट्स हैं, रिस्क फ्री रेट है और ये जो पार्ट है ये इसके रिस्क प्रीमियम को डिटरमिन जो है वो करता है। ठीक हो गया। अच्छा अब रिस्क फ्री रेट कहां से आता है, रिस्क फ्री रेट। अच्छा अब रिस्क फ्री रेट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, इसके भी फिर दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके एक कंपोनेंट में कहते हैं रियल रिस्क फ्री रेट और इसमें हम ऐड कर लेते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। तो एक तो जितना इन्फ्लेशन है आप चाहोगे कि आपको उतने पैसे मिलें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपने सपोज एक साल तक पैसे इन्वेस्ट रखने हैं, तो एक साल बाद आपके पैसे की कदर में कमी वाकई हो जानी है। ठीक हो गया। तो आपका जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, आपको सबसे पहले उसका प्रीमियम जो है वो चाहिए होता है। अगर आपको इन्फ्लेशन का प्रीमियम मिलेगा तो फिर आप इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा अब ये तो नहीं ना होगा कि जी इन्फ्लेशन प्रीमियम ही आप मांगे, आप ना कुछ एडिशनल भी मांगेंगे। वो जो एडिशनल है ना, जो आपका एक्चुअल रिटर्न होता है, प्योर रिटर्न, वो ये रियल रिस्क फ्री रेट होता है। ठीक है, ये आपका एडिशनल या एक्चुअल रिटर्न इस तरह से जो है वो होता है। अच्छा अब रियल रिस्क फ्री रेट हमारे पास डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं से आना चाहिए। अब ये तो नहीं है ना कि मैं क्या करूं, मैं बस रियल रिस्क फ्री रेट, मैं कहूँ मेरा रियल रिस्क फ्री रेट, चल इन्फ्लेशन मुझे पता लग गया कि जी आजकल 8% है। अच्छा 8% अगर इन्फ्लेशन है तो मैं कहूँ जी कि चलो मैं 2% मांग लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह से नहीं होता। तो हमारे पास जो इसका एक एस्टिमेट होता है ना, दैट इज टी बिल रेट। में टी बिल रेट क्या होता है, टी बिल इज ट्रेजरी बिल। मतलब गवर्नमेंट को अगर पैसे चाहिए ना शॉर्ट टर्म में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ना टी बिल्स इशू करती है और पैसे ले लेती है लोगों से। ठीक है, हम सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे पाकिस्तान में भी ये टी बिल्स उस तरह से इशू जो है वो होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनको ऑक्शन करता है। ठीक हो गया। अब ऑक्शन करने से मुराद दिया कि इनको बेचते हैं, इनकी बोली लगती है एक्चुअल में। तो सिंपली स्पीकिंग, जब आप गवर्नमेंट को पैसे देंगे तो गवर्नमेंट ने भाग तो नहीं जाना। तो हम ये कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट का रेट होता है ना, ये रिस्क फ्री रेट हमारा जो है उस तरह से होता है, या रिस्क फ्री रेट हमारा जो है वो कहलाता है। बैंक्स जो है वो काइबर प्लस करते हैं, तो काइबर इन ए वे बैंक का क्या होता है, बैंक का रिस्क फ्री रेट उस तरह से जो है वो होता है। ठीक हो गया। तो पहला तो पार्ट हमारा आ गया रिस्क फ्री रेट का। अब दूसरा ना हमारा रिस्क प्रीमियम है।
अब रिस्क प्रीमियम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिस्क प्रीमियम इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स ना सेम नहीं होते। मतलब सपोज मैं कहता हूं कि आपके पास ना यू वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, आपके पास ऑप्शन 1 है PIA और ऑप्शन 2 है PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। दोनों कंपनियां क्या हैं? दोनों कंपनियां स्टेट ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट इनके पीछे है, ठीक है। लेकिन PIA क्या है? PIA इज ए रिस्की कंपनी, क्योंकि PIA को नुकसान होते रहते हैं। आई नो कि मैं पैसे लगाऊंगा तो पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा है। PSO क्या है? PIA इज लेस रिस्की कंपनी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑयल बेचना होता है या ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, इसमें नुकसान के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं आपके। तो जब आप PIA में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप PIA से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न डिमांड करोगे, ठीक है। अगर आप PIA आपको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न नहीं देगा तो आप PIA में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप PSO में इन्वेस्ट करोगे। तो सेकंड थिंग, जो दूसरी चीज हमारी है उसको हम बोलते हैं कि हमारा क्या है, वो हमारा लाइक रिस्क प्रीमियम है। अब इसके लिए ना हमारे पास एक CAPM का एक फार्मूला मौजूद है, ठीक है। CAPM क्या कहता है कि रिक्वायर्ड रेट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा, ठीक है, RM माइनस RF, ठीक है। अच्छा, अभी RM क्या है? ये मार्केट रिटर्न है, मार्केट रिटर्न। अच्छा, RF क्या है? RF इज रिस्क फ्री रेट, RF इज रेट। अच्छा, अब देखो, जब मैं मार्केट रिटर्न में से रिस्क फ्री रेट को माइनस करूंगा तो मेरे पास ना मार्केट का रिस्क प्रीमियम आ जाएगा, ठीक है, मार्केट का रिस्क प्रीमियम आ जाएगा। अच्छा, मार्केट रिस्क प्रीमियम ना एक एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। देखो, पूरी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसमें PIA भी है, उसमें PSO भी है, एक का रिस्क ज्यादा है, एक का रिस्क कम है। तो जब ये मार्केट में कंबाइन होंगे ना तो क्या होगा? ये एक एवरेज रिस्क बन जाएगा दोनों का, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन उसी तरह से है कि मेरा जो मार्केट रिटर्न है ये मार्केट रिस्क प्रीमियम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब सिंपली हम ये कहते हैं कि मार्केट इज पेइंग अकॉर्डिंग टू मार्केट रिस्क, जितना मार्केट का रिस्क है, मतलब, और मार्केट का रिस्क क्या है? एवरेज रिस्क है। तो मार्केट का रिटर्न क्या होगा? एवरेज रिटर्न होगा, ठीक है। तो मार्केट का रिस्क एवरेज रिस्क है, मार्केट का रिटर्न एवरेज जो है वो रिटर्न है। तो ये जो कंपोनेंट है ना बीटा के अलावा, ये मुझे बता रहा है कि मार्केट अपने रिस्क के हिसाब से इतना पे कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब बीटा जो है ना, अब बीटा बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि हमारा स्टॉक या जिस इन्वेस्टमेंट में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं वो मार्केट के मुकाबले में कितना रिस्की है। तो इसका एक फॉर्मूला है, उससे हम ना निकाल लेते हैं कि मार्केट जब मूव करती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रिस्क किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रिस्क इज अबाउट फ्लक्चुएशन, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट का रिस्क क्या है? मार्केट फ्लक्चुएशन। और स्टॉक रिस्क क्या है? ये स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएशन है। अच्छा, बीटा क्या करता है? बीटा जो है, बीटा मुझे बताता है कि स्टॉक रिटर्न फ्लक्चुएशन टाइम्स मार्केट फ्लक्चुएशन। मतलब हमारा स्टॉक मार्केट के मुकाबले में कितना फ्लक्चुएट करता है। अगर बीटा 1 है ना तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू मार्केट फ्लक्चुएशन। मतलब स्टॉक रिस्क इज इक्वल टू मार्केट रिस्क। अगर बीटा इज 2 तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक फ्लक्चुएशन इज डबल एंड फ्लक्चुएशन। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हमें मार्केट का रिटर्न पता होता है,
ये मार्केट का रिटर्न है। मार्केट सपोज 5% पे कर रही है अपने रिस्क के हिसाब से, हमारा स्टॉक मार्केट से डबल रिस्की है, तो हमें मार्केट से फिर डबल चाहिए होता है। तो अल्टीमेटली ये एक ना फार्मूला है जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये फार्मूला आपको बताता है कि आपका जो है वो रिस्कीनेस किसी स्टॉक की, किसी इन्वेस्टमेंट की कितनी है और उसके अगेंस्ट आपको कितना डिमांड करना चाहिए। ठीक हो गया। आरएफ जो है रिस्क फ्री रेट आपका जो है ये आपको मिल जाता है टी बिल से। सिंपली टी बिल्स का रेट जो होता है, या हम पॉलिसी रेट जो हमारा गवर्नमेंट का पॉलिसी रेट है उसी को जो है ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा रिस्क फ्री रेट है फॉर नाउ। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या करना होता है, हमने अपने लिहाज से मामला को लेके चलना होता है। तो जनरली हमारा जो रिक्वायर्ड रेट है इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक रिस्क फ्री रेट है और दूसरा रिस्क प्रीमियम है। ठीक है, जहां पे जो है, और ये जो है एक कैपिटल से प्राइसिंग मॉडल है। इट इज द मोस्ट फेमस मॉडल टू असेस द रिक्वायर्ड रेट। ठीक है, और भी मॉडल्स हैं डेफिनेटली, लेकिन इट इज द मोस्ट फेमस मॉडल। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उस तरह से। ठीक हो गया। तो इस मॉडल को भी हमने उस तरह से जो है वो थोड़ा सा समझ लिया है। तो यहां तक अगर पुत्र कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ लें। हाँ जी पुत्र जी, कोई मसला, कोई इशू, कोई परेशानी, कोई चीज समझ ना आ रही हो? सर रियल, हाँ पुत्र। सर जी वो जब रिस्क रेट आप बता रहे थे रिस्क फ्री, सर उसमें आपने रियल रिस्क रेट का बताया था सर, रियल वाला अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा जी, इन्फ्लेशन प्रीमियम ऐड किया था पुत्र हमने बात की कि हमारा जो रेट है ना उसके दो कंपोनेंट्स है, और पहला कंपोनेंट है रिस्क फ्री रेट। ठीक है, अच्छा अभी रिस्क फ्री रेट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब क्या क्या चीज इसमें आती है। एक इसमें रियल रिस्क फ्री रेट है और दूसरा इसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम है। ठीक हो गया। अच्छा पुत्र, अब ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर चाहता है एडिशन। ठीक है, या इन्वेस्टर चाहता है सिंपली अर्निंग, कमाना चाहता है ना इन्वेस्टर। ठीक है, अच्छा अब हमने अगेन जो हमारा रिक्वायर्ड रेट है ना उसको अगर हम तोड़ दें तो उसके मैक्सिमम 3 कंपोनेंट है। एक रियल रिस्क फ्री रेट है, एक हमारा इन्फ्लेशन प्रीमियम है और एक हमारा रिस्क प्रीमियम है। ठीक है, अच्छा अब इन्वेस्टर जो है ना, जब इन्वेस्टर से हम बात करें ना, ये एडिशन कि डेफिनेटली मैंने अर्निंग मैंने कमाना है, इन्वेस्टर ने कमाना है, तो ये जो इन्फ्लेशन प्रीमियम है, इन्फ्लेशन प्रीमियम ये उसको मिल रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन है। अब ये उसकी कमाई एज सच नहीं है, क्योंकि क्या है, साल पहले मतलब सपोज मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में 10% इन्फ्लेशन है, मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, मैंने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, और एक साल, और इन्फ्लेशन जो है ना, इन्फ्लेशन इज 10%, साल के बाद मुझे 110 रुपये मिल गए। ठीक है, अब साल पहले भी 100 रुपए का ना 1 लीटर पेट्रोल आता था, और साल बाद भी 100 रुपए का 1 लीटर ही पेट्रोल आया। अब मुझे इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी एडिशनल नहीं मिला मुझे। मैं चाहता था मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट करने के बाद पैसे आएंगे, ज्यादा आएंगे, मैं क्या होगा, मैं 1.5 लीटर पेट्रोल डलवाऊंगा। ठीक है, लेकिन साल बाद भी उतना ही था, साल के पहले भी उतना ही था, साल के बाद भी उतना ही हो गया। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम तो आपको मिला इन्फ्लेशन की वजह से। फिर रिस्क प्रीमियम है, अब रिस्क प्रीमियम आपको क्यों मिला, बिकॉज ऑफ रिस्क। अब इसमें अगेन द थिंग इज, आपकी एक सिक्योरिटी ना जीरो रिस्क सिक्योरिटी है, जीरो रिस्क, तो आपका उसका रिस्क प्रीमियम कितना होगा, रिस्क प्रीमियम आपका जीरो होगा, सिंपली आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। अच्छा, तो अगेन द थिंग इज कि इन्वेस्टर ये कहता है कि देखिए ये 3 चीजें हैं, एक तो मैं इन्फ्लेशन की वजह से ले रहा हूं, ठीक है, दूसरा अगर मैं ज्यादा रिस्क लूंगा मुझे ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा, मैं कम रिस्क लूंगा मुझे कम रिटर्न मिल जाएगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा मुझे रिस्क प्रीमियम नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर को कोई रिटर्न भी नहीं मिलेगा। तो जो एडिशनल कंपोनेंट होता है ना, मतलब एक्चुअल में इन्वेस्टर की एक्चुअल कमाई, असल कमाई इन्वेस्टर की, वो होता है ये रियल रिस्क फ्री रेट। ठीक है,
अब रियल रिस्क फ्री रेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सिंपली हमारे पास ना मार्केट में टी बिल का रेट होता है, टी बिल रेट जो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज पे देती है, ये होता है रिस्क फ्री रेट होता है हमारा। ठीक हो गया। अगर आप रियल रेट निकालना चाहें ना, रियल रिस्क फ्री रेट, तो आप क्या करेंगे, आप टी बिल के रेट में से इन्फ्लेशन का रेट माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। ये आपकी एक्चुअल कमाई होती है। अब नॉर्मली आजकल ये कहा जाता है कि यूएसए में ना, यूएसए में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो है ना, दैट इज एक्चुअली नेगेटिव। ठीक है, मतलब दैट इज एक्चुअली नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या है, वहां पे जो रेट चल रहा है ना, टी बिल का रेट, वो चल रहा है 2% सपोज, ठीक है, और इन्फ्लेशन वहां पे चल रहा है 3%। ठीक है, एक्चुअल में वहां पे जो रियल रिस्क फ्री रेट है, या एक्चुअल में अगर आप गवर्नमेंट को पैसे दे देते हैं तो आपकी जो कमाई है ना, वो माइनस में चली जाती है। क्योंकि आप क्या करते हैं, आपने गवर्नमेंट को दिए 100 रुपए, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको दिए 102 रुपए, और बाय द टाइम जब आपको 102 रुपए मिले तो वो चीज जो पहले 100 की आती थी अब वो 103 रुपए की है। तो आपकी परचेजिंग पावर में एक्चुअली कमी वाकई हो गई है। इसी तरह से अगेन वहां पे कहते हैं कि जो लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट है यूके में, वो नेगेटिव चला गया हुआ है बकौल इकोनॉमिस्ट के। तो ये खैर हमें उस डिटेल में उस तरह से जाने की जरूरत नहीं है। तो रियल रिस्क रेट बेसिकली उधर एक्चुअल में एडिशन है, ये एक्चुअल में आपकी कमाई है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, अब उस इन्वेस्टमेंट से आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए, ये वो है। ठीक है, इन्फ्लेशन प्रीमियम आपको इन्फ्लेशन की वजह से मिलेगा, रिस्क प्रीमियम आपको रिस्क की वजह से मिलेगा। तो ये आपका रियल रिस्क फ्री रेट होता है, या एक्चुअल आपकी कमाई जो है वो होती है। हम कहते हैं ना कि रिटर्न इज बेसिकली व्हाट, रिटर्न इज एडिशन, रिटर्न इज एडिशन। तो ये एडिशन, जो रियल एडिशन है ना, वो आपका जो है रियल रिस्क फ्री रेट होता है। ठीक हो गया पुत्र? यस सर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई इशू है तो पुत्र पूछ लो। सर टाइम नहीं हो गया क्लास एंड करने का? नहीं, अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है। तुम लोगों की जो है ये 2 क्लासें होती है ना इकट्ठी, तो ये 1.5 घंटे की होंगी। सर बहुत है इतने? सर जी अब थक गए हैं। हाँ थक सर गए काफी है। ऐसे एटे, तुम क्या कहते हैं मासूम बकरियां, तुम लोग थक गए हैं? कोई नहीं थके। अभी एक घंटा 8 मिनट हुए, ठीक है। फॉर्चुनेटली मेरे पास जूम का पेड अकाउंट है, तो जिसकी वजह से ये ना 40 मिनट बाद खत्म नहीं होता। ठीक हो गया। तो अभी वी हैव 20 मोर मिनट्स, इसमें हम कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो पुत्र पास्ट, ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन ही है, 3 स्लाइडें पढ़ी हैं सारी। ये आपको पहले से पता है, कैपएम भी आपने पहले किया हुआ है, रिक्वायर्ड डेट भी किया हुआ है, उसके बाद डिटेल से थोड़ा सा डिस्कस किया है हमने। चलें नेक्स्ट पुत्र, आपका ना फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इकोनॉमी। अच्छा, हम डेफिनेटली हम किसी भी मुल्क में जब ऑपरेट करते हैं ना, तो किसी भी मुल्क में हमारे पास एक इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी इज रिप्रेजेंटेड बाय आवर टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि इकोनॉमी में टोटल पैसे कितने हैं, लोगों के पास कितना पैसा है, लोग कितने खुश हैं, हमारा जीडीपी वगैरह क्या है, ठीक है। दूसरा ना हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स है। फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केट इज एनी प्लेस जहां पे चीजें बिकती हैं या खरीदी जाती हैं। फाइनेंशियल रिप्रेजेंट्स मनी, तो जहां मनी और मनी से रिलेटेड एसेट्स की ट्रेड होती है ना, उसको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। मतलब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है स्टॉक मार्केट है, फिर हमारी बैंकों की मार्केट है, एक हमारी, मतलब जरूरी नहीं है कि इसका फिजिकल प्रेजेंस इसकी होनी जरूरी नहीं है कि लाइक एक बिल्डिंग में जरूर है कि मार्केट हो, ठीक है। तो एक जगह पे डीलर्स बैठे हो, मार्केट है। सपोज हम कहते हैं आप डीएचए है ना, तो डीएचए के प्लाटों की मार्केट है, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि एक ही बिल्डिंग में हो सारे डीलर, वो मुख्तलिफ जगह पे बैठ के जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो इकोनॉमी के साथ किस तरह से टाइड है। मतलब ये कहा जाता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स अच्छी हैं, अच्छी से मुराद ये है कि आपकी मार्केट्स एफिशिएंट है,
तो वो इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगेन होता बेसिकली क्या है, सोसाइटी में क्या हो रहा होता है, सोसाइटी में हम कहते हैं कि ना हमारे 2-3 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पब्लिक, पब्लिक क्या है, पब्लिक बेसिकली सेवर्स है, या सिंपली पब्लिक के पास ना पैसा है, दे गॉट मनी, ठीक है। एक है कॉरपोरेशंस, ठीक है। कॉरपोरेशंस क्या है, कॉरपोरेशंस बेसिकली कंज्यूमर्स हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, मतलब दे नीड मनी, ठीक है, दे नीड मनी टू बाय रियल एसेट्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, अब होता ये है कि पब्लिक क्या करती है, पब्लिक ये जो पैसा है ना, मनी टू कॉरपोरेशंस या फर्म्स, पब्लिक फर्म्स को पैसा देती है, फर्म्स क्या करती हैं, इन्वेस्ट इन रियल एसेट्स, ठीक है। अच्छा, जिससे क्या होता है, जिससे प्रोडक्शन होती है, जिससे क्या होता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के अलावा उससे क्या होता है, उससे अल्टीमेटली हमारा जो है वो रिटर्न भी जनरेट होता है, रिटर्न टू पब्लिक, और पब्लिक दोबारा से सेव करती है, ठीक है। उस सेविंग को पब्लिक क्या करती है, पब्लिक उसको दोबारा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, या सिंपली उसको फर्म्स को देती है, इन्वेस्ट किस में करती है, फर्म में करती है, और ये सर्कल चलता रहता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सर्कल है हमारा। अच्छा, अब डेफिनेटली यहाँ पे ना मार्केट्स का रोल है, मतलब ये सारा काम ना मार्केट्स के बलबूते पे होता है। अब ये तो ना होता कि पब्लिक जाए और वो जाके कंपनियों में जा जाके पैसे खुद दे के आए, ठीक है। कंपनी जो है उसको पैसों की जरूरत है, कंपनी जो है पब्लिक के घर घर जाके पैसे लेके आए, ठीक है। अब डेफिनेटली इस तरह से नहीं होता, ठीक है। अच्छा, डेफिनेटली इस तरह से नहीं होता। तो दरम्यान में फिर मार्केट्स आती है। मार्केट्स क्या करती हैं, अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है ना, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ऐड देती है, डीलर्स इकट्ठे होते हैं, वो डीलर्स जो है वो इसको फैसिलिटेट करा देते हैं, वो पब्लिक से पैसा लेके कंपनी को दे देते हैं, कंपनी इसके अगेंस्ट पब्लिक को सिक्योरिटी दे देती है, ठीक हो गया। तो मार्केट्स का ना यहाँ पे रोल है कि मार्केट्स कैसे मामलात को फैसिलिटेट करती है। तो पहला रोल मार्केट का है इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मार्केट्स, ठीक है। अब इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मार्केट क्या है, मार्केट ना बताती है कि कहां पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपली स्पीकिंग हम यहाँ पे ना कहते हैं कि वी हैव गॉट 2 कंपनीज, एक ना टेस्ला है, टेस्ला की स्टॉक प्राइस हम देख लें सपोज, ठीक है। ये मैं देखूं जी 5 साल पिछले में टेस्ला ने देखो 67 रुपए से 732 रुपए पे इनका स्टॉक चला गया। दूसरी साइड पे मैं क्या करूं, मैं फोर्ड का स्टॉक प्राइस ले लूं, तो फोर्ड का स्टॉक प्राइस पिछले 5 साल में अब देखो आप अल्टीमेटली 12 रुपए का था पहले 5 साल पहले, अभी भी 12 का है। तो जनरली देखो मार्केट में हम गए, हमने मार्केट से इंटरेक्ट किया, तो हमें पता लग गया कि कहां पे पैसों की हमें जरूरत है। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट एलोकेट्स कैपिटल टू मोस्ट एफिशिएंट यूज, ठीक है। अगर हम पैसे फोर्ड को दे दें तो फोर्ड क्या करेगी, वो पुरानी गाड़ियां बनाएगी जो कि एफिशिएंट नहीं है। अगर यही पैसे हम टेस्ला को दें तो टेस्ला क्या करेगी, टेस्ला जो है वो नई ज्यादा एफिशिएंट गाड़ियां उस तरह से बनाएगी, ठीक है। तो जनरली स्पीकिंग मार्केट्स जो है वो बताती हैं कि आपने कहां पे इन्वेस्ट करना है। तो मार्केट्स क्या करती हैं, मार्केट्स प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू पीपल कि कहां पे इन्वेस्ट करना है, कहां पे इन्वेस्ट नहीं करना, कहां पे आपके इन्वेस्ट का आपको प्रॉपर रिटर्न मिलेगा, कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मार्केट ना कंजम्पशन की टाइमिंग को भी अलाइन करती है, ठीक है। अब सपोज मार्केट है, अब मेरी अगेन द थिंग इज कि मैं कहता हूं कि आजकल ना मतलब आई एम यंग एंड आई एम अर्निंग गुड, तो मेरे पास पैसे होते हैं, तो इस पैसे को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं पैसे जो है डेफिनेटली नहीं कमा रहा हूंगा, तो वहां पे मुझे पैसों की फिर जरूरत होगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन लोकेट द सिक्योरिटीज,
मैं जाऊं स्टॉक मार्केट में, मैं ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी कंपनी ढूंढूं जो ग्रो कर रही हो, जो डिविडेंड ना दे रही हो अभी लेकिन ग्रो कर रही हो, मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूं। और 20 साल के बाद जब वो कंपनी डिविडेंड देना शुरू हो जाएगी, 20-30 साल के बाद, तो क्या हो जाएगा, मुझे भी पैसों की जरूरत होगी उस टाइम, तो मुझे पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टाइम माई प्रेफरेंसेस। ठीक है, सपोज मैं रिटायर हुआ हूँ, मुझे ग्रेजुटी मिली है, अब वो ग्रेजुटी मैंने कहीं इन्वेस्ट करनी है, तो मैं ऐसी सिक्योरिटी ढूंढूंगा जो कि मुझे रेगुलर इनकम देती रहे। ठीक है, मैं कौमी बचत में पैसे रख दूंगा, मंथली पैसे आते रहेंगे। मैं जो है अगेन जो है स्टॉक मार्केट में ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा जो मुझे डिविडेंड देती रहेगी कंपनी। तो अल्टीमेटली आई कैन टाइम माई कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू सेविंग एंड कंजम्पशन नीड्स, कि जब मैं सेविंग कर रहा हूं तो मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूं जहां पे ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं लेकिन वहां पे अभी पैसे नहीं आ रहे। ठीक है, अगर मुझे कंजम्पशन का मेरा प्रेफरेंस है तो मैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूं जहां पे मुझे रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम मेरी जनरेट हो रही होगी उस तरह से। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट मुझे भी फैसिलिटेट करती है। मतलब मेरे पास आज पैसे हैं, मुझे भी पैसों की जरूरत नहीं है, मैं प्लॉट ले लूं। ठीक है, अब प्लॉट ले लूं, अगर प्लॉटों की मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो डेफिनेटली द थिंग इज मैं प्लॉट उस तरह से नहीं खरीद सकता प्रॉपर्ली। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स हेल्प्स यू टू एलोकेट द रिस्क। ठीक है, अब एलोकेट द रिस्क का मुराद ये है कि मैं इन्वेस्टर हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं रिस्क लूं, तो मुझे टी बिल्स भी मिल जाएंगे, मुझे जो है वो लेस रिस्की स्टॉक भी मिल जाएगा। ठीक है, मुझे जो है वो लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं रिस्क लेना चाहता हूं, मैं ज्यादा रिटर्न हासिल करना चाहता हूं, तो मार्केट मुझे मेरी मर्जी का वो ऑप्शन भी दे देगी। ठीक है, तो आई कैन इन्वेस्ट इन एवरीथिंग, आई कैन इन्वेस्ट इन, सपोज मैं कहता हूं कि मैं जो है ना वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, विच इज ए वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर आप बिटकॉइन की उस तरह से हिस्ट्री देखें, ठीक है, तो बिटकॉइन की अगर आप प्राइस उस तरह से देखें, मतलब अगेन आप मैक्सिमम पे उस तरह से जाके, या सपोज मैं कहता हूँ 5 साल में उस तरह से देखें, तो देखें बिटकॉइन बड़ा 14, मतलब स्टार्ट में इट वाज लाइक 62,000, ठीक है, या 47,000 का था ये, 47,000 से ये 2018 में बढ़ा और बढ़ के ना 15 लाख तक चला गया। ठीक है, अच्छा 15 लाख के बाद ये दोबारा गिरा और ये क्या, ये 4 लाख पे आ गया, 4 लाख से दोबारा ये बढ़ा, ये 17 लाख पे चला गया, 17 लाख से ये दोबारा जब गिरा तो ये अगेन 8 लाख पे आ गया। ठीक है, और ये 8 लाख से फिर बढ़ा, ठीक है, तो ये अब अगेन 91 लाख पे है। मतलब इट इज ए वेरी रिस्की अल्टरनेटिव, यहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है, यहाँ पे आपको जो है वो फायदा भी उस तरह से जो हो सकता है। ठीक है, आजकल वो गेम स्टॉप का काफी ज्यादा सारा जो है वो चल रहा है, तो अगर आप गेम स्टॉप का भी देखेंगे, पिछले 6 मंथ्स देख लें सिर्फ, इसकी वैल्यू 11 रुपए थी, ये बढ़ी 347 पे चली गई, एक दिन में फिर वैल्यू 193 पे आ गई, फिर एक दिन में वैल्यू 325 पे चलेगी, फिर ये वैल्यू कम हुई, 51 पे आ गई, फिर बढ़ी, फिर 265 पे चलेगी। ठीक है, और फिर ये गिर के जो है ये 120 पे आ गई, फिर बढ़ी 186। मतलब अगेन द थिंग इज इट इज ए रिस्की अल्टरनेटिव, तो आपको ये भी मिल सकता है। ठीक है, दूसरा अगर आप स्टेबल किसी कंपनी में करना चाहें, मतलब सपोज आप कहते हैं कि आप अमेजोन पे उस तरह से जो है वो जाना चाहें, ठीक है, तो अमेजोन में अगेन इट इज ए स्टेबल कंपनी, मतलब अगेन द थिंग इज कि आप देखेंगे कि इसमें फ्लक्चुएशन है लेकिन परसेंटेज वाइज कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको उस तरह से नहीं मिलेगी। ठीक हो गया, तो ये आपको दोनों ऑप्शंस दे रही है मार्केट आपको सेम स्टॉक मार्केट आपको अमेजोन का स्टॉक भी दे रही है, आपको गेम स्टॉक का स्टॉक भी दे रही है, आपको और अल्टरनेटिव भी उस तरह से दे रही है, तो यू कैन इजीली एलोकेट योर रिस्क अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस। ठीक हो गया, फिर आपको लिक्विडिटी भी मिलती है, मार्केट है तो लिक्विडिटी है। सपोज हम कहते हैं कि ना एक कंपनी है, कंपनी को ना पैसों की जरूरत है, ठीक है, और ना मुल्क में स्टॉक मार्केट नहीं है, स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट अवेलेबल स्टॉक मार्केट। ठीक है, अच्छा आप कंपनी क्या करे, कंपनी ने स्टॉक फ्लोट किए इन प्राइमरी मार्केट, डीलर्स के थ्रू उन्होंने स्टॉक फ्लोट कर दिए। ठीक है, और
सरफराज ने क्या किया, सरफराज ने ना इस कंपनी के 100 शेयर ले लिए, ठीक है, एट 10 रुपए, मतलब सरफराज ने 1000 रुपया इसमें लगा दिया। अच्छा, अब 1 साल गुजरा और 1 साल के बाद ना मुझे पैसों की जरूरत महसूस हुई, तो मुझे पैसों की जरूरत महसूस हुई, मैं कंपनी के पास गया, मैंने कहा जी कि 1000 रुपया मुझसे ले, मुझे ये स्टॉक ले ले और मैं जितने पैसे बनते हैं मुझे दे दे, ठीक है। तो कंपनी तो मुझे पैसे वापस नहीं करेगी, कंपनी कहेगी कि भाई इसको बेच लो जहां तुम्हारे बिकते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, मैं उसके बाद जाऊंगा डिफरेंट जगह पे, इसको ना लोगों को कहूंगा कि यार खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, लोगों को लगेगा कि इसको जरूरत है, तो वो क्या करेंगे, वो 1000 रुपए का शेयर ना मुझसे 900 में हो सकता है कि खरीद ले। अच्छा, अब अगर स्टॉक मार्केट जो है वो एग्जिस्ट करती है, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं, मैं मार्केट में देखूंगा, मैं देखूंगा कि जी मैंने ना 100 शेयर खरीदे थे 10 रुपए के, आज उन शेयर्स की वैल्यू 1200 रुपए चल रही है, मैं मार्केट में जाके कहूंगा कि मुझसे शेयर खरीद लें और बड़े इजीली मैं इनको 1200 का बेच दूंगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अच्छा जी, तो फाइनेंशियल मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब देखिए, मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरा पैसा है, मैंने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया, कंपनी को कौन चला रहा है, कंपनी को चलाने वाला मैनेजर है, ठीक हो गया। तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मैनेजर अलग से कंपनी को चला रहे हैं और इन्वेस्टर अलग से सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करके बैठा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि इट प्रोवाइड्स स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। ओनर चेंज हो सकता है, मैनेजर सेम रहता है, अब अगेन द थिंग इज कि मुझे शेयर की जरूरत नहीं है, मैंने शेयर बेच दिए तो ठीक है बेच दिए, मैनेजर सेम रहता है, जिससे मामला तो ना कंसिस्टेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि एजेंसी प्रॉब्लम आ सकती है। एजेंसी प्रॉब्लम क्या है कि पैसे मेरे हैं, उनको इस्तेमाल मैनेजर कर रहा है, तो मैनेजर हो सकता है उन पैसों को जाया करे, वेस्टफुल बिहेवियर हो मैनेजर का, मैनेजर अपनी मर्जी से ना उस पैसे को किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दे जो कि प्रोडक्टिव ना हो, मैनेजर ओवर इन्वेस्ट कर दे, मैनेजर को लगता है कि नहीं जी ये वाला वेंचर जो है ना ये होगा ही होगा, ये तो मेरा अपना वेंचर है, ठीक है, इसको तो मैं चला के दिखाऊंगा, तो मैनेजर ना उसमें पैसे झोंकी जाए और अल्टीमेटली ये है कि आपका पैसा जाया हो जाए। तो देयर इज ए पोटेंशियल एजेंसी प्रॉब्लम इन मॉडर्न कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू अलाइंड कंपनसेशन। मतलब मैं क्या चाहता हूं, मैं एज ए इन्वेस्टर चाहता हूं कि मेरी वैल्यू में इजाफा हो, ठीक है। मैं वैल्यू में इजाफा होने का से मुराद मेरी ये है कि मेरी स्टॉक प्राइस बढ़े, तो आप ना मैनेजर्स को कंपनसेट ना स्टॉक प्राइस के बढ़ने पे करें, आप उसे कहें कि भी सेल होती रहेगी, प्रॉफिट भी आता रहेगा, अगर स्टॉक प्राइस बढ़ेगी तो आपको बोनस मिलेगा, वरना आपको बोनस नहीं मिलेगा। इसके और भी तरीके हैं, आप मैनेजर को शेयर दे दें तो मैनेजर भी ओनर हो जाएगा, अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो आपके लिए भी काम करेगा, वो अपने लिए भी काम करेगा। दूसरा फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के मैनेजर्स को मॉनिटर करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, और मैनेजर्स को फिर वो इस तरह से वेस्टफुल बिहेवियर से रोकने की पावर भी उनके पास होती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, मतलब जो अगेन जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ठीक है, ये अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली उस कंपनी की फिर एजेंसी प्रॉब्लम कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे अगेन क्या है, वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास ज्यादा पैसा होता है, वो कंपनी को ज्यादा बेहतर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्ट करते हैं, अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठाते हैं और कंपनी जो है वो सीधी राह पे गामजन हो जाती है। टेक ओवर सिंपली, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो कंपनी टेक ओवर भी कंपनी का हो सकता है। तो अगर तो हमारी मार्केट में एक्टिव टेक ओवर्स मौजूद है, मतलब अगर हम बैंकिंग सेक्टर में टेक ओवर्स हुए थे एक जमाने में, तो अगर तो मार्केट इज एक्टिव फॉर टेक ओवर्स, कंपनियां अवेलेबल हैं जो कि आपकी कंपनी को खरीदने के लिए तैयार है, तो उस सूरत में मैनेजर ना खुद ही जो है वो अच्छे अच्छे काम करेगा, क्योंकि जैसे ही कंपनी टेक ओवर होती है मैनेजर की जॉब चली जाएगी, ठीक है। तो अगेन द थिंग इज कि इस एजेंसी प्रॉब्लम को इन चीजों के थ्रू हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्टली देयर इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स का एक मसला है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कि आप कंपनी को बेहतर तरीके से चलाएं, देखिए कंपनी में फ्रॉड और कंपनी में जो है वो गलत इंफॉर्मेशन उस तरह से फ्लोट ना हो।
इसमें एजेंसी इश्यूज हैं जो कि हमने डिस्कस ऊपर कर लिए हैं, ठीक है। तो एजेंसी इशू में मैनेजर सम टाइम ना जो फाइनेंशियल रिपोर्ट डिस्क्लोज करते हैं वो सच नहीं होती, ठीक है। इसकी हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स हैं, वर्ल्डकॉम की, एनरॉन की एग्जांपल्स हैं, जिसकी बेसिस पे फिर क्या हुआ था, अल्टीमेटली वो कंपनीज डूब गई थी। दूसरा एनालिस्ट रिपोर्ट्स हैं। अब एनालिस्ट रिपोर्ट भी अगेन द थिंग इज वी कैन कंसीडर एनालिस्ट रिपोर्ट कि एनालिस्ट कंपनी को क्या कहते हैं, के बारे में क्या कहते हैं कि कंपनी ऊपर जाएगी, कंपनी नीचे जाएगी, कंपनी के क्या मामला हैं, किस तरह से कंपनी चलेगी। लेकिन यहाँ पे भी मसला आ सकता है कि मैनेजर ना सम टाइम एनालिस्ट को ना इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक करते हैं ताकि जो एनालिस्ट हैं वो कंपनी की अच्छी अच्छी रिपोर्टिंग जो है उस तरह से करें। इसको हम क्विड प्रो क्यू बोलते हैं। मतलब ये मतलब जैसा कुछ लो की पॉलिसी होती है कि मैनेजर क्या करते हैं, वो एनालिस्ट को इंफॉर्मेशन लीक करते हैं ताकि एनालिस्ट का एनालिसिस जो है उसकी रिलायबिलिटी बढ़े कि जी एनालिस्ट ने ये कहा था कंपनी ऊपर जाएगी तो कंपनी वाकई ऊपर चली गई है। और उसके बदले एनालिस्ट क्या करते हैं, एनालिस्ट मैनेजर्स की अच्छी अच्छी रिपोर्टिंग उस तरह से जो है वो करते हैं। लास्टली हमारे जो ऑडिटर्स हैं दे कैन आल्सो प्ले ए रोल कि वो कंपनी को प्रॉपरली उस तरह से ऑडिट करें और कंपनी के मामलात हमारे चलते रहें। ठीक हो गया पुत्र? तो जनरली आज की क्लास यहाँ तक ही। आपको अगर कोई इशू है तो आप मुझसे जो है वो पूछ लीजिए। सर जी थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें, सच्ची में बहुत फास्ट बोलते हैं, आगे जैसे जाई जा रहे हैं पीछे से। इसीलिए मैं हर स्लाइड पे पुत्र फिर पूछता हूँ कि अगर किसी को कोई इशू है तो आप लोग मुझसे सर हमने लिखना होता है ना, नोट करना होता है, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर होता है, इतना कुछ पीछे से फिर भूल ही जाता है नोट किया और फिर बाद में पढ़ लेता है इंसान के ये था इस पॉइंट अच्छा का। चलो ठीक है। वैसे इसके आपको वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी, इन केस आपको कोई इशू है तो आप लोग वीडियो जो है उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। जो है यूट्यूब पे इसकी वीडियो में डाल के आपको दे दूंगा, आप लोग वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो। दूसरा आपके पास बुक्स हैं, ये स्लाइड सारी की सारी बुक्स से ही तैयार की गई हैं मोस्टली, ठीक है। तो बाकी मैं ट्राई करूँगा कि मैं आहिस्ता बोलूँ, लेकिन पुत्र वो असल में होता ही है कि यहाँ पे हाँ थोड़ा सा ना वो स्टाइल होता है तो मैं थोड़ा सा तेज तेज बोलता हूँ, मैं इट्स माय प्रॉब्लम जी थोड़ी। सर। लेकिन पूछ लिया करो, इनकेस आपको लग रहा है कि मैं बड़ा तेजी से बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे रिमाइंड भी करा दिया करो कि मतलब अगेन कि सर जी वो ना थोड़ा सा आहिस्ता बोले तो ओके सर, हो जाएगा। जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू। सर समर वेकेशन कब शुरू हो रही है? क्या पुत्र? समर वेकेशन पुत्र पता नहीं, साड़ियाँ तो वेकेशन ही ने, साड़ियाँ वेकेशन ही ने। सर क्लास सर जी वेकेशन शुरू हो रही है, ऑनलाइन क्लास। क्या चीज?